बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, दैट्स ग्रेट। उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और स्पेशली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को तो आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप? जी कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ये सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप मेरे सामने कह रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं। चलें, दैट्स गुड कि एटलीस्ट सम ऑफ यू आर एंजॉयिंग द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इंशाल्लाह जब तक हम कंप्लीट करेंगे, आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल बी एंजॉयिंग द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिकॉज देखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और ये बेसिकली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा और हम ये दुनिया जो है वो तमाम इंसानों का एक कंपोजिशन है और हम बेसिकली सारी ज़िंदगी एक दूसरे को मैनेज करने में गुजार देते हैं। वर्क, घर, ज़िंदगी में हम घर में भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ भी उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अपनी बेसिकली जब हम अपने ऑफिसेज में जाते हैं, प्रोफेशंस में जाते हैं, अब कम्युनिटीज़ में काम कर रहे होते हैं तो हम उनको भी मैनेज कर रहे होते हैं। सो वी आर बेसिकली मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑल द टाइम। हर वक्त हम लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इन फैक्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। वो डिफरेंट डायनामिक्स, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो है वाइटल एसेंस ऑफ द सक्सेस। अगर आप पर्सनल लाइफ में, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को अप्लाई करें तो बॉटम लाइन इज यू विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है और हम जब ये समझ लेते हैं तो फिर हम वी स्टार्ट टू एंजॉइंग। लेकिन जब चीज़ हमें समझ आ जाती है तो देन वी स्टार्ट एंजॉइंग दैट एवेन्यू ऑफ नॉलेज है। अगर वो लाइफ का कोई एवेन्यू है, कोई स्किल है तो हम उसको बेसिकली जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। सो आज स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है वो दैट इज़ लेक्चर नंबर 22। सो 22 लेक्चर है, 22nd लेक्चर है हमारा। और आज हम बेसिकली एक तो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हमने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेंट्स थे वो थोड़े से हम डिस्कस करेंगे और फिर हम केस स्टडी के ऊपर जाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे आज के चैप्टर में। जो भी हमें आज के जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो फिर मैं भी आपको फॉर्मली बता भी देता हूँ कि हमने आज क्या क्या डिस्कस करना है। सो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट आवर लेक्चर। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो चीज़ देखनी है वो हमने बेसिकली लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 में हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ओवरव्यू लेंगे हम लास्ट लेक्चर का और उसमें हमने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कमेंट्स थे लास्ट लेक्चर में हमने थोड़े से मैंने आप पे छोड़ दिए थे कि आप खुद पढ़ लीजिएगा और आई होप कि आपने पढ़े हैं। कितने लोगों ने पढ़े हैं जी? और समझ आया आपको इंटरेस्टिंग भी लगे हैं? ओह माय गॉड, एक्सीलेंट। और आपने अप्लाई भी किए हैं, जबरदस्त। अच्छा, आप यू वर्क एज वेल और आपको उससे बेनिफिट भी हुआ। दैट्स द स्पिरिट। देखिए, ये जो स्किल्स होती हैं ना, ये जो चीज़ें होती हैं इसीलिए आपको पढ़ाई जाती हैं कि आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें और ये आपको बिलीव करें बहुत फ़ायदा होगा। नॉलेज की जो एप्लीकेशन है इन रियल लाइफ, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग बेनिफिट्स। सो ये आई एम ग्लैड दैट आपको इसका प्रैक्टिकली भी फ़ायदा होगा और सबको फ़ायदा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं और अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। सो आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के कमेंट्स के अलावा हम स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी डिस्कस करेंगे।
और स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है? द रोल ऑफ HR प्रैक्टिशनर्स, HR प्रोफेशनल्स, जो स्ट्रेटेजिक रोल है HR प्रोफेशनल्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके डायनामिक्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो प्रोफेशनल्स हैं, जो HR प्रोफेशनल्स हैं, वो बेसिकली कैरी करते हैं द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स, वो लीड करते हैं द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एवेन्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर वो इफेक्टिवली उसको लीड करेंगे, इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको एक पोजिशनिंग मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ में प्रोडक्शन के लोग, ऑपरेशंस के और प्रोडक्शन के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो HR को हमेशा बेसिकली फंक्शन दिया जाता है कि ये एक सपोर्ट फंक्शन है और बस ये रिक्वायरमेंट ही पूरी करते रहते हैं बाकी लोगों की। बट बिलीव यू मी, HR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर HR का फंक्शन आप सब फंक्शन से निकाल लें तो फिर किसी से कोई टारगेट ही अचीव नहीं होगा। सो HR हैज टू बी बेसिकली गिवन द इम्पोर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो HR के लोग हैं बेसिकली उन पे बहुत डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग दे आर इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ स्ट्रांगली दे आर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ गुड दे आर, कि उनको चीज़ों का इतनी ग्रास्प है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन भी करते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसको लीड भी करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद फिर हम केस स्टडी पे चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और इसके अंदर हमने बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने जो राइटिंग अप्रेजल कमेंट्स था उसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। और हमने बेसिकली इसका जो क्रक्स है वो ये है कि जब हम एवेल्युएशन करते हैं किसी की, तो हम जब कमेंट देते हैं तो हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग द कमेंट्स, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो याद रखते हैं आपने उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म पे क्या लिखा था, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। और उससे उसकी बेसिकली जो एनुअल एवेल्युएशन है वो भी उस पर भी इफेक्ट होता है। तो आपने एक तो जो कमेंट्स देने हैं वो बड़े केयरफुल होकर देने हैं। फिर आपने इसमें हमने पढ़ा था कि जनरलिटीज़ ना दें, स्पेसिफिक हो। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो उसका सोल्यूशन भी दें, नेगेटिव कमेंट्स ना दें, पर्सनलाइज ना हो, इश्यूज पे आप डिस्कस करें। और जहाँ पे भी आपने जो कमेंट्स देने हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमने एक डिस्कस किया था बड़ा स्मार्टली, उसने बेसिकली अपने कॉलीग को अप्रिशिएट भी कर दिया, बॉस को अप्रिशिएट भी कर दिया कि जी आप बड़े अच्छे हैं, ड्यूटीफुल हैं, बड़े मतलब कमिटेड हैं। और लेकिन आप जो कमेंट्स हैं वो समटाइम दे आर हार्श। तो अगर आप उन कमेंट्स को आप बेसिकली अगर देख लें, अपने एटीट्यूड को देख लें, तो उससे आपकी जो कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट में वो बहुत बढ़ सकती है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो सकती है आपके जो डिपार्टमेंट है। तो उसमें इन्होंने बात भी कर दी प्यार से, इस तरीके से बड़ी इफेक्टिवली, और उससे मैसेज भी कन्वे कर दिया। सो ये एक पॉजिटिव वे है हाउ टू राइट दी कमेंट्स। अब हम एक दो और कमेंट्स देख लेते हैं। लेट्स से मैं 2-3 कमेंट्स और देख लेता हूँ, वो आपने पढ़ लिए होंगे, ताकि हम रैंडम बेसिस पे देख लें कि अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आपकी बेसिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हम लेट्स से ले लेते हैं पॉइंट, यू आर अ ग्रेट एसेट टू द टीम। अब आपने उसकी एक तारीफ कर दी कि आप अपनी टीम के लिए ग्रेट एसेट हैं, पीरियड। जब कोई ये पढ़ेगा कि जी आप अपनी टीम के लिए एसेट हैं, तो बड़ा खुश होगा कि यार एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, ये मेरा कुलीग है, कितना अच्छा दोस्त है, इसने मेरे बारे में लिख दिया। यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड फोकस्ड ऑन योर वर्क। और यहाँ पे आपने एक और दे दिया कि यू आर वेरी प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन योर वर्क। ये भी आपने एक तारीफ कर दी, ब्रिलियंट। और ये बेसिकली देखिए आप तारीफ नहीं कर रहे, ये आप उसकी क्वालिटीज उसको बता रहे हैं। यू आर टेलिंग योर द पर्सन्स क्वालिटीज व्हिच ही इज जेन्युइनली। देखिए आपने झूठ नहीं बोलना, इसमें बड़ा फेयर होकर आपने कमेंट्स देने। सो एक आदमी जिसकी क्वालिटी है वो अच्छा है, उसकी टीम में एफर्ट, उसका एसेट भी है, उसके अंदर क्वालिटीज भी हैं, तो वो आप जरूर मेंशन करें। सो यू डोंट हैव टू लाई, यू डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड, बट आपने एक पॉजिटिव नोट आपने रखा। Despite the difficult deadlines for Project X implementation, you maintained a positive attitude. अब again आपने फिर उसके ऊपर एक पॉजिटिव कमेंट दे दिया। उसने कहा कि जी despite of difficult
डेडलाइंस आपने पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया. यू ऑफन स्टे लेट टू फिनिश योर वर्क एंड आर वेरी कॉन्शियस ऑफ टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेज. तो यहाँ पे फिर आपने एक उसको तारीफ कर दी. अब अब देखें, आपने यहाँ पे उसकी तारीफ पे तारीफ आपने कर दी, आपने उसको क्वालिटीज उसने आपने उसको बता दी. अब योर मोस्ट आउटस्टैंडिंग वैल्यू फॉर व्हाट आई हैव सीन इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. तो ये अब आपने वहाँ पे उसको एक जेन्युइन कमेंट दे दिया कि आप टीम के लिए एसेट भी हैं, आप बेसिकली काम जो स्टीप डेडलाइंस हैं उनके ऊपर भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है. आपका एक जो क्वालिटी है आपके अंदर वो ये है कि आप हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं. तो अगर किसी में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप उसको ज़रूर लिखें. सो दिस विल बेसिकली ऐड ऑन अ गुड विल. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद अगर आप समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल है कि इसमें को अगर आप ये समझते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाता. मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर ये तो उसने इतनी तारीफ कर दी और साथ अगर ये लिख दे वो आप ही समझते हैं कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो उसका जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाता. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट वुड बी अमेजिंग, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट दैट इफ यू फोकस मोर टुवर्ड्स द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. अब यहाँ पे आपने उसके ऊपर पूरी तारीफ भी कर दी और नीचे आपने थोड़ा सा, अब यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ है कि वो वैल्यू करता है आपकी इस क्वालिटी को कि आप पूरी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ यू मूव, यू हैव बेसिकली एटीट्यूड टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. लेकिन अगर लेट से आप ये फील करते हैं कि उसमें ये क्वालिटी नहीं है तो ऊपर आपने सारी उसकी तारीफें, उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपने लिख दी और नीचे आपने उसको ये मेंशन कर दिया कि it will be more beneficial that if you have a attitude towards the continuous improvement. नीचे से आप थोड़ा सा अगर आप अब यहाँ पे आप समझते हैं कि उसमें नहीं है, आपने उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहना तो आप ये लिख सकते हैं, उससे वो बुरा भी नहीं लगेगा और शायद वो रियलाइज़ करे क्योंकि मेरे में इतनी क्वालिटीज़ हैं और अगर ये वो लिख रहा है या लिख रही है तो मैं दैट कुड बी कंसिडर्ड. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अगर इंसान की जो एम्प्लॉई है या जो आपका बॉस है उसको इम्प्रूव कराने के लिए पॉइंट यू नीड टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट इन हिज माइंड. और हम माइंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप तरीके से आप उसको लिखते हैं. उसके बाद हम लेट्स से एक और कमेंट लेते हैं. यू माई ओनली क्रिटिसिज्म इज दैट यू टेंड टू जस्ट आस्क फॉर सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. ये बेसिकली थर्ड लास्ट बेसिकली ये पॉइंट है दिस वन. ये आप एरो देख रहे होंगे, ये वाला है, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ. मैंने ऊपर छोड़ दिए हैं ताकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिए हैं और ऑलमोस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन भी बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं. तो इसमें वो कहता है कि माई क्रिटिसिज्म इज दैट यू टेंड टू जस्ट आस्क फॉर सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स विदाउट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज. अब बेसिकली यहाँ पे वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें वो बता रहा है उसको कि आपकी जो सबसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली बात करते हैं विदाउट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप कहते हैं सोल्यूशन बता दो. तो ये बेसिकली उसमें एक फॉल्ट है और आपने उसका बड़ा ब्लंटली उसको बता भी दिया और फिर आपने उसको एग्जाम्पल भी दे दी. फॉर एग्जाम्पल द राउंडिंग प्रॉब्लम ऑन द फील्ड टेम्पलेट फ्रॉम लास्ट वीक अपॉन अंडरस्टैंडिंग द इशू you usually can arrive at the solution. तो उसने एग्जांपल दे दी, उसने कहा कि जी अगर आप सोल्यूशन अंडरस्टैंड कर लें तो आप बेसिकली अगर आप इशू अंडरस्टैंड कर लें तो आप सोल्यूशन पे भी पहुंच जाएंगे फौरन. आप दूसरों से मांग लेते हैं सोल्यूशन और आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते. अगर आप पूरी तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें तो सोल्यूशन आप खुद भी निकाल सकते हैं. तो ये उसकी प्रॉब्लम थी जो कि आइडेंटिफाई कर दी. अब हम ये जो सेकेंड लास्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं. You clearly have the desire to run projects, but you have to be more thorough before you will have the ability to do so. Areas to improve: attention to detail, ability to communicate, plan concepts and system specifies quickly and clearly, timelines. So ये basically उसके अंदर उसने उसको बता दिया कि आप यू क्लियरली हैव टू डिज़ायर टू रन अ प्रोजेक्ट. आपका एक डिज़ायर है प्रोजेक्ट रन करने के लिए, बट
आप में ये फॉलोइंग खामियां हैं, आपने उनको इम्प्रूव करना है। तो जब आप इम्प्रूव कर लेंगे तो यू बेसिकली मेक योरसेल्फ एलिजिबल फॉर टू रन द प्रोजेक्ट। तो ये एक चीज़ आपको देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अप्रेजल आप लिखते हैं, अप्रेजल आप करते हैं, तो यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव नोट, यू हैव टू बी बेसिकली पर्सनलाइज नहीं होना। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपने पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई नहीं करना, आपने नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने, आपने एग्रेसिव टोन नहीं रखनी। अगर आपने उसको कोई बिहेवियर इम्प्रूव कराना है तो आपने सटल तरीके से उसको रिकमेंडेशन देनी है। और फिर आपने इस पे देखना है कि बिकॉज प्रॉब्लम्स जो हैं, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, उनको टाइम लगता है बिहेवियर्स को चेंज करने में। तो देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि कल आपने कमेंट दिया तो कल आपको चेंज आ जाएगी। तो इट विल टेक टाइम, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। और कंटिन्यूसली आपने इम्प्रूव करना है। कोई ऐसा कमेंट ना दे दें जो आउट ऑफ द ब्लू आ जाए और पहले आपने डिस्कस नहीं किया हुआ उसे बेसिकली अपने कॉलीग के साथ। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपने अगर जहन में रखेंगे, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने जो प्रोफेशनली काम करते हैं, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया और उनको फ़ायदा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है, इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। आई गारंटी दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट केस स्टडी। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसमें हमने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रोल प्ले करती हैं in the safety of the employees। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिकली फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉय मोरल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होते हैं। और ये HR जो है, अगर आप उसको बेसिकली HR पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटेजिक HR जो HR स्ट्रेटजीज़ हैं, आपको इन एरियाज़ में स्पेशली आप जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि उसका जो इफेक्ट है अल्टीमेटली बॉटम लाइन आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी डज नॉट बेसिकली लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर किसी को कोई नुकसान होता है, कोई डेथ हो जाती है, कोई इंजर हो जाता है, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द न्यूज़। जब अखबारों में चली जाती है बात, लोकल टेलीविजन पे आ जाती है, फिर व्हाट विल हैपन इज़ दैट वो इसकी एक रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, उसके मार्केट में शेयर कम हो मतलब फॉल डाउन हो जाता है। तो उसकी लॉट ऑफ रिपरकशंस ऑफ दीज थिंग्स, उसमें अल्टीमेटली द सिस्टम विल गो डाउन। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेटेजिक HR पॉलिसीज़ जो हैं इन दी वेलफेयर ऑफ दी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एग्जांपल, ये इसके स्टडी हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कुछ क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं और फिर हम इसमें से विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक HR एलिमेंट्स जो कि बड़े ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ्स में टू लुक इनटू इट। सो आप लोगों ने ये पढ़ ली। देखिए, मैं इस बेसिकली जितनी भी केस स्टडीज़ हैं ये आपका बेसिकली कोर्स वर्क का हिस्सा हैं और इनको आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आपने फिर कोर्स वर्क के साथ इसको बेसिकली जेल इन करना है और इसमें से आपको कुछ क्विज़ेस या असाइनमेंट्स भी मैं दे सकता हूँ। सो लेट्स मूव अहेड और इसको हम पढ़ते हैं। सम एम्प्लॉयर्स carnage at the thought of OSHA regulations and inspections. These organizations often feel that the regulations are costly to follow, require them to implement practices and procedures that are not needed, and are just plain restrictive. So, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ओशा के रेगुलेशंस को इतना पसंद नहीं करती, इंस्पेक्शंस को, और वो कहती हैं कि जी ये बड़े कॉस्टली हैं और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिसेस हैं और प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ये प्लेन रिस्ट्रिक्टिव्स हैं। ओशा ऑन दी अदर हैंड सीज दिस डिफरेंटली, और ओशा ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल इसको मुख्तलिफ तरीके से देखता है। If by their actions they can prevent workplace injury
or deaths, then OSHA inspectors feel these inconveniences are worth it. So OSHA जो है वो इस पर्सपेक्टिव में काम करता है कि अगर वर्क प्लेस में किसी की एम्प्लॉय की जान बच जाती है या वो इंजरी से बच जाता है तो वो दे फील कंटेंटेड और वो कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो वर्थ इट है. सिंपल पीरियड कि ये जो basically restrictions हैं, these are very important, that if due to these restrictions employees अगर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालते, वो उनको इंजर नहीं करते या कोई डेथ्स नहीं होती, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंपनी हैज़ टू, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो दीज रेगुलेशंस. अब OSHA ने ये एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि वो एग्जांपल्स क्या हैं. OSHA compliance officers from the El Paso, Texas district office met 2 employees who were working 8 feet above ground stop working until a fall protection system was installed. The workers and the company complied with the request. तो जो OSHA के compliance officers थे टेक्सास में, उन्होंने 2 लोगों को काम करने से रोक दिया जो कि 8 फुट की 80 फीट अबव द ग्राउंड वो काम कर रहे थे. सो 80 फीट की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर वो काम कर रहे थे दोनों, और उन्होंने उनको काम से रोक दिया until and unless they are basically fall protection जो मेजर्स थे उनको वहाँ पे इंस्टॉल हो, उन्होंने उसको रोक दिया. और कंपनी ने और वर्कर्स ने फिर उस पर उस रिक्वेस्ट पे कंप्लायंस की. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 80 फीट जो अबव द ग्राउंड वो बिल्डिंग में काम कर रहे थे 2 वर्कर, और उनको दे वर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने वहाँ पे देयर एंड देन रोका, और फिर कंपनी ने और एम्प्लॉयज़ ने उस पर कंप्लायंस की. अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एट नेशनल रिगर्स एंड इरेक्टर्स इज ग्लैड such a protection system exists. और basically the construction worker जो है at national riggers और erectors was very happy, वो बड़े खुश हुए कि इस तरह के regulations जो हैं वो exist करते हैं. Working in Green Bay, Wisconsin on the renovation to the Green Bay Packers football stadium, this worker slipped off a beam while working some 6 stories above the ground. तो वहाँ पे एक वर्कर था जो काम कर रहा था बेसिकली ग्रीन बे पैकर्स की फुटबॉल स्टेडियम पे, और एक बीम से वो स्लिप हुआ जो कि 6 स्टोरीज थी अबव द ग्राउंड. दो द यूज ऑफ हिज फॉल प्रोटेक्शन गियर ही वाज रेस्क्यूड अनहार्म्ड and was able to return to work. Not 60 days later, this same system protected a second fall victim at the stadium. Both of these workers undoubtedly would have died from the fall without such protection. तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्कर्स भी खुश थे कि ये जो सिस्टम है ये अवेलेबल है. और एक ग्रीन बे पैकर्स में फुटबॉल स्टेडियम बना था, वहाँ पे एक वर्कर स्लिप हुआ बीम से और वाज रेस्क्यूड बिकॉज वहाँ पे वो फॉल प्रोटेक्शन गियर उसका मौजूद था और उससे बच गया. और 60 दिन के बाद एक और इसी तरह का वाक़या हुआ, और वो भी जो वर्कर था वो भी इसी वजह से बच गया कि वहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद था और लोग उसको रेस्क्यू कर दिया गया और वो दोबारा अपने वर्क पे वो चले गए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 लोगों की जान, और इस तरह पता नहीं कितने लोग गिरते हैं, बहुत सारे लोग इवेंट तो रिपोर्ट भी नहीं होते. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि ये सिस्टम, और इस सिस्टम की वजह से इन लोगों की जान बच गई. फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, द 2 विंडो वॉशर्स वर लेफ्ट डैंगलिंग high above the ground after their scufflings broke. Again, their safety equipment prevented them from certain death, dangling them high above the ground while they awaited rescue. So, ये इंसिडेंट भी विंडो वॉशर्स आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, विंडो वॉशर्स जो हैं वो विंडो वॉश कर रहे होते हैं और प्रोटेक्टिव गियर के बगैर बैठे होते हैं. खुदा ना खास्ता अगर कोई सिस्टम फंक्शनिंग हो जाए सिस्टम की, तो and they don't have the protection gear, or ultimately the death can occur. So OSHA के जो regulations हैं वो बड़े strict हैं इस सेंस में, और उन्होंने basically
इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और इस तरह विंडो वॉशर्स भी इस एग्जांपल में दे वर जस्ट डैंगलिंग, उनका जो सिस्टम लगा हुआ था वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड थे और वो गिरे नहीं और वो रेस्क्यू हो गए. सेवरल वर्कर्स were ordered off the deteriorating floor at the demolition site in Chicago. शिकागो में बहुत सारे वर्कर्स थे, उन्होंने एक डेमोलिशन साइट थी, उनको ऑर्डर किया गया कि आप बेसिकली यहाँ पे काम ना करें. The inspectors noticed the flooring was not stable while workers worked to dismantle part of the floor overhead. तो वो बेसिकली फ्लोर जो है वो इंस्पेक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि वो जो फ्लोर है वो अनस्टेबल है, जो कि वो डिसमेंटल कर रहे थे. और विद इन फ्यू आवर्स जब वो वर्कर्स रिमूव हुए, वो ओवरहेड फ्लोर जो है वो कार्व्ड इन आ गया, और वहाँ पे वो बेसिकली राइट एट द स्पॉट वेयर द वर्कर वाज प्रीवियसली स्टोर्ड, जहाँ पे वो पहले खड़े हुए थे वहीं पे वो फ्लोर कार्व इन कर गया. तो इससे बेसिकली इस एफर्ट से जो इंस्पेक्टर्स थे बहुत से लोगों की जान बच गई. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे देखें ये जो रेगुलेशंस हैं, दीज आर फॉर द सेफ्टी एंड बेनिफिट फॉर द वर्कर्स. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे ओशा जो है वो प्रोटेक्ट करता है. जो रेगुलेशंस हैं उन्होंने बनाए हैं, जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स डिवाइस किए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, बिकॉज अगर वर्कर्स सेफ हैं तो वो अल्टीमेटली इट विल एड ऑन. अगर कंपनी कंप्लाई कर रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर रिस्पेक्ट towards the company as far as the workers are concerned. Again, as far as the other stakeholders या outside जो आपके stakeholders हैं वो भी they will value you in basically in a way that they will respect you. So in this case study we have basically another यहाँ पे हम देखते हैं एक और पॉइंट जो एक बेसिकली OSHA ने स्टेप लिया कि an OSHA's inspector ordered a worker out of a trench that had no shoring or protection from the side wall carving in. और जहाँ पे वो यूं ही वो फिर वर्कर वहाँ से हटा तो वो बेसिकली वॉल कोलैप्स कर गई. सो अदरवाइज अगर वो ना हटता तो बेसिकली द वर्कर कुड हैव बेसिकली डाइड. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था. तो ओशा के जो बेसिकली इंस्पेक्टर्स थे उनका जो जॉब था वो ये था कि टू बेसिकली इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ the safety basically instruction, the safety जो measures हैं for the employees जो कि ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ से वो उनकी इंजरी होने का खतरा है. So such stories, some successful and other tragic, occur every day. तो जैसे कि हमें पता है कि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो होती हैं हर रोज़. कुछ सक्सेसफुल होती हैं, लोग बच जाते हैं, कुछ ट्रेजिक होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हेडलाइंस आर नॉट टिपिकल मेड अनलेस देयर इज सम डिजास्टर. तो हेडलाइंस जो हैं वो टिपिकली नहीं बनती अनटिल अनलेस देयर इज अ डिजास्टर. बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि जी 2 मजदूर करंट लगने से जहाँ बाग हो गए, कुछ वर्कर्स जो हैं वो छत गिर गई और उसके नीचे दब गए, तीसरी मंजिल से मजदूर नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई. तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट बेसिकली इंसिडेंट्स होते हैं. और अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर्स ले लिए जाएं और जो अच्छी कंपनी है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर्स लेती हैं और अगर वो उनको कंप्लायंस हो तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं और उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है. उसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ सकती है और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो अभी हम डिस्कस भी करें. सो फॉर ओशा द सक्सेस स्टोरीज आर व्हाट एम्प्लॉय सेफ्टी इज ऑल अबाउट, प्रिवेंटिंग द डेथ्स और सीरियस इंजरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. तो ओशा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी सक्सेस है वो ये है कि प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉर गेटिंग इंजर्ड. तो ये उसके लिए एक सक्सेस एलिमेंट है, उसके लिए उसकी एक प्राइड है. अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्या है और फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ एचआर जो है उसको हम कैसे किस नज़र से देखते हैं, कैसे कैटर करते हैं. और सो व्हाट रोल्स डू ओशा इंस्पेक्शंस प्ले इन प्रिजर्विंग सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट डिस्कस. अब वो ये कहता है कि व्हाट रोल do OSHA inspections play in preserving safe and healthy work environment discuss. So definitely the OSHA's inspections play the vital role
most important role in preserving safe and healthy work environments, because उनकी जो inspections है वो कंटिन्यूस हैं, उन्होंने पैरामीटर्स ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए हैं, और उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं दे कंटिन्यूसली विजिट साइट्स एंड सी वर्क कंडीशंस wherever they see that the workers are basically are in dangerous condition or working without the protective gear, they immediately stop the work. और इसमें एग्जांपल आप देख लें कि जो फर्स्ट था, उन्होंने जब 80 स्टोरी बिल्डिंग में 80 फीट हाई बिल्डिंग में 2 वर्कर काम कर रहे थे, उन्होंने रोक दिया उसको काम को, उनके काम को। और फिर उसकी आपने देखी एग्जांपल कि एक और जगह जो स्टेडियम है वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे मुख्तलिफ औकात में, एक वर्कर स्लिप हुआ बीम से, वो लेकिन बच गया ड्यू टू द सेफ्टी गियर। फिर 60 डेज के बाद दूसरा वर्कर गिरा, वो बच गया। इसी तरह विंडो वॉशर्स देखें, वहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर था उनका। तो फिर हमने ये देखा कि जहाँ रूफ कार्विन कर गया और इंस्पेक्टर ने देखा कि ये कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, तो उन्होंने वो वहाँ पे वर्कर्स को रिमूव कर दिया। और ये दिस बेसिकली उनके जो एक्शंस हैं, जो उनकी इंस्पेक्शंस हैं, प्ले वाइटल रोल इन सेविंग द लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ओशा हैज़ बीन बेसिकली वेरी इफेक्टिव इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर instructions as far as the safety of employees are concerned. Ab second question, OSHA shouldn't have to inspect every work site. Employers should act as their own safety inspectors and take actions that is warranted. Build an argument supporting this statement and one opposing this statement. So important चीज़ ये है कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि देखें आप हर वक्त तो इंस्पेक्टर्स, इट इज़ नॉट फिजिकली ह्यूमनली पॉसिबल कि या तो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड इंस्पेक्टर्स हैं, और आप हर फैक्ट्री में हर वक्त आपका कोई ना कोई इंस्पेक्टर जो है वो मौजूद है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, फिर तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को मॉनिटर करें। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फैक्ट्री जो एम्प्लॉयर्स हैं वो खुद एज एन सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्पेक्टर का रोल प्ले करें और इंश्योर करें कि सेफ्टी एंड हेल्थ पैरामीटर्स आर अप्लाइड, इम्प्लीमेंटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो और बेसिकली इसकी जिम्मेदारी HR डिपार्टमेंट की होती है। HR डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द लाइन मैनेजर्स इंश्योर that health and safety, basically बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिकली डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उनके सेक्शंस होते हैं, और वो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो सेफ्टी के जो प्रोसीजर्स हैं उनको बेसिकली अडॉप्ट किया जाए। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि यस ओशा इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कर तो रहे हैं, और दुनिया भर में जो डिफरेंट जो सेफ्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से हैं, वो अपना रोल प्ले तो कर रही हैं, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दे themselves have to ensure that। और अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ इंश्योर कर दें तो बहुत जो है वो डिज़ास्टर से ऑर्गेनाइजेशंस बच सकती हैं और लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बच सकती हैं। हमने देखा है वो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आग लग गई, 200 लोग वहाँ पे झुलस गए, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई बांग्लादेश में, और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वहाँ पे उसके अंदर दब गए। सो बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं, और ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं व्हेन देयर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स आर नॉट अडॉप्टेड। और फिर वहाँ पे रेगुलेशंस आर एवरीवेयर, रेगुलेशंस आर बेसिकली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट जो है वो करवाना और उनको रिस्पेक्ट करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक तो ऑर्गेनाइजेशन खुद, एम्प्लॉयर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद रोल प्ले करे, और फिर जो भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, टाइम टू टाइम उसकी इंस्पेक्शन करें। तो ये हैंड इन ग्लव जाता है। अगर आप एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो रिलैक्स कर जाएंगे, वो इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और अगर आप इंस्पेक्टर पे ही बेस करेंगे तो फिर यू आर आस्किंग टू मच फ्रॉम देम। सो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को भी
इसके ऊपर एफर्ट करना है और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेनी है, और इंस्पेक्टर को भी बेसिकली टाइम टू टाइम जाके उन चीज़ों को इंश्योर करना है, चीज़ों को देखना है कि थिंग्स आर एट प्लेस, थिंग्स आर वर्किंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थिंग्स आर ऑन इट्स प्लेस एंड थिंग्स आर वर्किंग। If things are on their place and they are not working, then you are basically asking for disaster. So अगर things are in place होंगी नहीं तो वर्क तो करेंगी नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी मेजर्स शुड बी इन प्लेस एंड दे शुड बी वर्किंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एजेंसीज दोज हु इंश्योर द सेफ्टी मेजर्स शुड बी basically implemented and applied in the organizations. Then the third question is, had any of the 5 events listed above led to serious injury or death? Do you believe the employer was liable? Why or why not? If you believe the employer is liable, do you believe any of these could be construed as willful and severe? Define your position. अब ये एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, तो हम वन बाय वन करके इनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि एनी ऑफ दीज 5 इवेंट्स जो लिस्ट हुए हुए हैं, इसमें आप ये देखें कि कैन दे लीड टू सीरियस इंजरी और डेथ? यस। देखें, अगर 80 फीट पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो काम से ना रुकते और अगर वो गिर जाते तो डेफिनेटली दे कुड हैव डाइड। जो फुटबॉल स्टेडियम है उसमें भी हमने देखा, विंडो वॉशर्स की भी हमने एग्जांपल दी, और बाकी जो 2 इंसिडेंट है वहाँ तो अगर वो मौजूद होते तो वो तो अल्टीमेटली द रूफ का ओपन कर गया, और जब वो ट्रेंच से बाहर निकला तो वो बेसिकली फॉल डाउन कर गई। तो इन ऑल इंसिडेंट्स दी जो वर्कर्स थे वो उनको सीरियस इंजरी हो सकती थी और कुड हैव कॉज देम डेथ। अब यहाँ पे वर्क ये कहते हैं कि जी जो एम्प्लॉयर है क्या वो लायबल है इसमें कि नहीं। देखिए, जो पहला आपने इंसिडेंट देखा है वहाँ पे जब इंस्पेक्टर गए उन्होंने कहा कि जी रोकें काम को, 2 बंदे ऊपर काम कर रहे हैं विदाउट सेफ्टी केयर, तो वहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ओके यस, उन्होंने कंप्लाई किया। सो कंप्लायंस तक तो वो ठीक थे, लेकिन अगर इंस्पेक्टर ना जाते और वो वर्कर्स गिर जाते, डेथ हो जाती, तो लायबिलिटी तो बनती है फिर ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज दे हैव नॉट अडॉप्टेड। और सिमिलरली जहाँ पे रूफ का ओवन कर गया या जो ट्रेंच थी वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिया हुआ था, वो तो इंस्पेक्टर ने जाके उनको मना किया, और बेसिकली और 2 जगह जहाँ पे सेफ्टी गेयर ऑलरेडी मौजूद थे तो वो उन्होंने प्रोटेक्शन मेजर्स तो लिए हुए थे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आई बिलीव दैट दे शुड बी लायबल फॉर if their employees are injured in 3 circumstances, which is 1, and the second जो 2 आखिरी जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि why or why not मैंने आपको बता दिया क्यों। If you believe that employee is liable, do you believe any of these could be construed as willful and severe? देखें, बेसिकली एम्प्लॉयर इन 2 सिचुएशन में लायबल हैं, और विलफुल तो आप नहीं कह सकते। और देखिए, दोनों केसेस में ये कोई ये नहीं चाहता कि उनके वर्कर जो हैं वो बेसिकली उनके साथ एक मिसहैप हो और उनकी डेथ हो, बट नेग्लिजेंस ज़रूर है, और वो ये आ जाती है जी कॉस्ट कटिंग, और ये इसमें कॉस्ट कटिंग भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, इसमें मोर ऑफ इज ए नेग्लिजेंस और बेसिकली नॉट कंप्लाइंग विद द सेफ्टी मेजर्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने चीज़ों को जल्दी में करने की कोशिश की, ओवरलुक कर गए, आपने उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कंप्लाई नहीं किया। सो सिवियर तो हैं, विलफुल हम नहीं कह सकते, नेग्लिजेंस है, लेकिन ये सिवियर हैं, ये वायलेशंस जो हैं वो सिवियर हैं, और ऐसी वायलेशंस को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सो ये बेसिकली ओवरऑल इसका सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप प्रॉपरली अपनी चीज़ों को देखें। अब इसके अंदर नाउ लेट्स बेसिकली मूव एंड फाइंड आउट व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक HR एलिमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है। देखें, इसके अंदर अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की, और इफ़ यू हैव द स्ट्रेटेजिक HR पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड एज फार एज द सेफ्टी and the security of the employees, it plays a vital role in their motivation.
अल्टीमेटली आपने एम्प्लॉय को आपने लेट्स से 1000 आईफिल टावर पे खड़ा कर दिया और आपने कहा कि जी आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। अगर उसको पता है कि जी ओके आई हैव ऑल द प्रोटेक्शन गियर विद मी एंड एवरी दो मतलब बेसिकली इफ आई गेट इंजर्ड basically I will be looked after, I'll be looked after, then again is कि प्रोटेक्शन के लिए उसको ये इंश्योर हो, मोटिवेटेड हो कि उसका गेयर वर्किंग कंडीशन में है, उसके जो कंटिजेंसी वाइज है वो एप्लीकेबल है। तो क्या होगा, जो वर्कर काम कर रहा है वो भी पीस ऑफ माइंड से काम करेगा, वो कॉन्फिडेंस से काम करेगा और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह देखें सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी कि हैज़र्ड्स होते हैं वो जब ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज, जो रिगिंग कंपनीज हैं, जो हाई टेंशन, जो हाई पावर जो प्रोडक्शन कंपनीज है वहाँ पे आती हैं, जो स्टील मिल्स, जो बड़ी स्टील मिल्स हैं जहाँ पे बहुत ही हैज़र्डस काम होता है, जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑफ सेफ्टी हैं जो अप्लाई होते हैं और स्ट्रैटेजीज, HR स्ट्रैटेजीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। और इनसे क्या होता है कि व्हेन यू हैव द राइट पॉलिसीज, राइट HR स्ट्रैटेजीज इन प्लेस, सो आपको आपके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, बिकॉज यू नो दैट दे कोइंसाइड विद द नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, विद द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेट आप डे टू डे लाइफ में जब अप्लाई करते हैं उन स्ट्रैटेजीज को तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट से आपकी एक सिस्टम में हार्मनी क्रिएट होती है और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि if the proper strategic HR policies are in place as far as the health and safety of the employees are concerned, तो फिर again bottom line is कि विजन तो टॉप मैनेजमेंट से आता है, विजन तो आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, CEO उससे आएगा। अगर वो बेसिकली इसका बाय अगेन, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो HR प्रैक्टिशनर्स हैं, जो HR प्रोफेशनल्स हैं, देन दे हैव टू एडवोकेट फॉर यू। ये देखिए मैनेजमेंट को भी आपको बताना पड़ता है, मैनेजमेंट को भी आपको बेसिकली चीज़ों को इन्फोर्स करना पड़ता है और उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि दीज आर गुड फॉर यू एंड दीज आर नॉट गुड फॉर यू, दीज आर द रेगुलेशंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो HR प्रोफेशनल्स हैं, जो HR मैनेजर है, जो HR डायरेक्टर है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू लुक इनटू इट। सो हियर वी एंड आर दिस बेसिकली केस स्टडी एंड मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर next topic, which is strategic role of human resource. अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, the strategic role of HR is very important. In fact, the role of HR professionals in the organization is very crucial. देखें, यही वो लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स को, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। इफ यू हैव द कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, HR प्रोफेशनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन, बिलीव यू मी, टर्न अराउंड the motivation level of the employees, they can turn around the profitability and the productivity of the organization. आप मुझे कहेंगे जनाब कि HR प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, अगर अच्छे HR प्रोफेशनल्स हैं और वो अच्छी इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, सो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, अगर you have an effective human resource management placed in the organization and you have effective strategic human resource management applications, so what will happen? Your human capital will help you in obtaining the what? Comparative advantage. जी, और जब आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज आएगा तो आप यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन
And once you stand out from your competition, ultimately reflects in the bottom lines, which is the profit maximization. आप इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो ये सब जो रोल है बेसिकली जो आपके ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, दे कैन प्ले अ वाइटल रोल in basically making your organization successful organization in terms of getting the distinct or comparative advantage. So let's move और हम देखते हैं कि ये सिस्टम है क्या. So the strategic role of HR. Strategic HRM is not just about strategic planning. It is equally, if not more, concerned with the implementation of strategy and strategic behavior of HR specialists. So हम क्या बात कर रहे थे? The strategic behavior of HR specialists. So यहाँ पे बड़ा important है कि आपकी जो strategic HRM है ये सिर्फ strategic planning ही नहीं है, और ये basically equally important है आपकी implementation of strategy से, और basically the strategic behavior of जो specialists हैं, जो HR specialists हैं, जो आपकी organization में काम कर रहे हैं with the line managers on every day basis to ensure that your business goals are achieved effectively and its value is put into practice. तो ये बड़ा important चीज़ है कि आपके जो HR specialists हैं जो कि काम कर रहे हैं आपके line managers के साथ on day to day basis, इंश्योरिंग दैट आपके बिजनेस जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हों और उसकी जो वैल्यू है वो प्रैक्टिस में है. तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स की, और वो वाइटल रोल प्ले करते हैं. जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर आपके एचआर प्रोफेशनल्स आपके लाइन मैनेजर्स के साथ इफेक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं देंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके पास मोटिवेटेड स्किल्ड एंड कमिटेड वर्कफोर्स नहीं होगी, तो फिर आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट one must understand not only the importance of the strategic human resource management or the human resource management, but the importance of the HR professionals in your organization. They must be valued. देखिए, अगर आपका HR प्रैक्टिशनर, HR प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, कमिटेड नहीं होगा, तो वो कमिटमेंट, स्किल और इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन तो बाकी एम्प्लॉयज में तो आएगी नहीं. देखें, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आपको समझना है. आपने जो आपका एचआर प्रोफेशनल है उसको आपने बहुत वैल्यू करनी है. अगर आपने उसको वैल्यू नहीं की, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो इज दैट you should have a very competent and top of the line human resource professional in the organization. जो अच्छी organizations हैं, जो बड़ी organizations हैं, जो successful organizations हैं, उनके HR professionals are brilliant, excellent, amazing. और अगर आपके अच्छे HR professionals हैं तो फिर आपकी organization की shape ही जो है वो different होगी from your competition. तो ये बड़ा important है कि you need to have the good professional HR प्रोफेशनल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना है, थ्राइव करना है, सक्सेसफुल बनाना है, बॉटम लाइन ये है कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है. सो अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ द एचआर. द वर्क ऑफ एचआर प्रैक्टिशनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज. तो हम जो एचआर प्रैक्टिशनर्स हैं इनके काम को दो एरियाज में हम डिवाइड कर देते हैं. एक तो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज होती है और दूसरी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज होती हैं. अब जो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज हैं उसमें क्या चीजें शामिल हैं? लेट्स सी. ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी एस्पेक्ट ऑफ द एचआर. तो ये एक सर्विस डिलीवरी एस्पेक्ट ऑफ द एचआर है जिसको हम ट्रांजैक्शनल बेसिकली एक्टिविटीज कहते हैं. उसमें आपके पास रिक्रूटमेंट आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, डीलिंग विद पीपल इशू आ जाती हैं, लीगल कंप्लाइंसेस आ जाते हैं और एम्प्लॉय सर्विसेज आ जाते हैं. तो जितनी भी ये एरियाज हैं, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, डीलिंग विद एम्प्लॉयज, लीगल कंप्लाइंसेस, तो ये आपकी ट्रांजैक्शनल सर्विसेज में आ जाती हैं.
एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। और फिर जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपको पता है कि वो आपकी अलाइन होती हैं विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं उनकी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव करने के लिए जब आप एक फिट क्रिएट करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो देन यू विल बेसिकली अचीव योर कंपैरेटिव एडवांटेज और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, HR strategic activities support the achievement of the organization goals and values and involve development and implementation of forward-looking HR strategies that are integrated with one another and aligned to business objectives। तो ये मैंने आपको अपने अल्फाज में पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पढ़ भी दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, HR प्रोफेशनल्स की ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ हैं और आपकी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ हैं। जो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो रूटीन की हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, डीलिंग विद एम्प्लॉइज़ हैं, लीगल इशूज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्ट्रेटेजिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो है कि वो सपोर्ट करती हैं अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली, और वो इंटीग्रेट करती हैं आपकी जो आपकी जो HR स्ट्रेटजीज बनाई हैं और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी आपकी जो इंटीग्रेशन है उससे जो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है, एंड देन यू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट आर द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स। सो मूविंग अहेड, इसमें हम ये देखते हैं कि HR strategic activities also involve HR practitioners working with their line management colleagues। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप आइसोलेशन में तो काम कर नहीं सकते, तो जो HR प्रोफेशनल्स हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होंगे, जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे लाइन मैनेजर्स के साथ, because implementation of HR strategic HR activities that has to be done through the line managers। So ये, और फिर वो सपोर्ट करती हैं जितनी भी HR स्ट्रेटजीज हैं वो सपोर्ट करती हैं द अचीवमेंट ऑफ योर बिजनेस गोल्स, और वो इम्प्लीमेंट होती हैं थ्रू द लाइन मैनेजर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। HR हैज़ टू गेट इट्स सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज राइट, और इसमें HR की जो सर्विस डिलीवरी है दैट हैज़ टू बी राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखते हैं कि दैट्स व्हाट इट्स देयर टू डू डे बाय डे एंड इट्स रेपुटेशन विद द लाइन मैनेजर्स दैट डिपेंड्स ऑन दिस। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्विस डिलीवरी जो है, एक्टिविटीज जो है दैट हैज़ टू बी राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स बेस्ड व्यू the importance of human capital is in achieving comparative advantage necessary। तो हम रिसोर्स बेस्ड व्यू में भी हमने जब देखा कि उन्होंने वैल्यू किया कि द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज द ह्यूमन रिसोर्स और द ह्यूमन कैपिटल, और अगर इसको आपने सही तरह अप्लाई किया in line with your business objectives and your strategic corporate goals, तो आपने कंपैरेटिव एज आपको मिलेगा और आपने अपने जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आप अचीव कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली ये जो आपने अंडरस्टैंड भी करनी है कि HR बेसिकली depends on its ability to make strategic contribution that ensures that the organization has quality, skilled, motivated and engaged people। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसोर्स बेस्ड व्यू में भी आप ये देखते हैं कि जो आपके पास HR है वो आपके पास जो क्वालिटी HR है वो मौजूद है कि नहीं है, स्किल्ड है, मोटिवेटेड है, लोग एंगेज्ड हैं कि नहीं है। सो ये बड़ा जो आपकी HR प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आपकी HR रिसोर्स बेस्ड व्यू है, इसके अंदर ये आपने इंश्योर करना है कि आपके पास जो ह्यूमन कैपिटल मौजूद है वो हाई क्वालिटी है, स्किल्ड है, मोटिवेटेड है, एंगेज्ड है, उसी से आपको फिर कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ये आपने जहन में रखना है। और फिर द स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ HR हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल। तो ये जो स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ HR है ये फिर हमने आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं इसको दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल। तो ये हम देखते हैं कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है, खैर नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे आप एम्प्लॉई को एज एन एम्प्लॉई नहीं समझते, एज अ पार्टनर समझते हैं, और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस दोज। सो लेट्स मूव अहेड। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल में बेसिकली हम ये देखते हैं कि HR प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो शेयर
responsibilities with their line management colleagues for the success of enterprise. तो ये जो strategic partner model है ना, कि everybody is partner of each other, team work, मिल के काम करना है, तो ये बड़ा important role play करता है. और जो HR practitioners हैं आपके, जो HR professionals हैं जो आपके organization में HR function को lead कर रहे हैं, वो दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द लाइन मैनेजर्स, बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन है आपकी HR स्ट्रेटजीज की, HR प्रैक्टिसेस की, HR पॉलिसीज की, वो लाइन मैनेजर्स के थ्रू होती है. सो इसमें एंड अल्टीमेटली इट विल बेसिकली ब्रिंग इन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज. सो they are described as business managers who have the capacity to identify business opportunities. तो ये basically जो आपके HR practitioners and they are described as the business managers who have a capacity to identify business opportunities. तो ये basically business opportunities को identify करते हैं to see the broad picture and to understand how the role can help to achieve the company's business objectives. तो यहाँ पे वो understand करते हैं कि उनका role जो है वो क्या है to achieve the company's business objectives. They integrate their activities closely with top management. और ये अपनी activities जो हैं वो closely integrate करते हैं top management के साथ to ensure कि आपका जो भी basically ये serve करें long term strategic purpose. So for the long term strategic purpose, they integrate their basically very closely with the top management ताकि वहाँ से एक long term strategic purpose जो है वो हासिल हो. They anticipate needs, acts flexibly and are proactive. तो वो basically ये जो आपके HR partner model में आप देखते हैं जो आपके HR practitioners हैं वो need को anticipate करते हैं, flexible हैं और proactive हैं. तो ये तीन चीज़ें बड़ी important है किसी भी professional के लिए कि they should anticipate the need, should be flexible and are proactive. Moving ahead, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मॉडल जो है ये सबसे पहले डेविड ओल्ड्रिच ने दिया था आई थिंक 1998 में और फिर ये रिवाइज हुआ है 2005 में. तो हम दोनों मॉडल्स को देख लेते हैं. बेसिस आपको जो 1998 वाला मॉडल दे देता है कि इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिक आपको दे देता है और जो 2005 का मॉडल है जो रिफॉर्मुलेट हुआ है उसमें थोड़ी सी इन्होंने चीज़ें जो हैं वो मॉडर्नाइज की हैं लेकिन बेसिस उसके सेम यही हैं. So, इसके अंदर हम देखते हैं डेविड ओल्ड्रिच in 1998 argued that HR professionals carry out the following proactive roles as champions of comparativeness in creating the delivery value. तो वो क्या हैं जी? सबसे पहले strategic partners helping the business to successfully implement strategy. तो वो act करते हैं as a business partners, strategic partners जो कि business को successfully help करते हैं to implement strategy. Administrative experts improving organizational efficiency by re-engineering the HR functions and other work processes. So they also act as administrative experts. Employee champions maximize employee commitment and competence and their overall responsiveness to change. So ये भी this is also the role of the जो HR professionals हैं और change agents. So delivering organizational transformation and change culture. तो ये organization में एक transformation लेके आते हैं और culture change लेके आते हैं तो ये change agent के तौर पे भी काम करते हैं. So they are strategic partners, administrative experts, employee champions and change agents. So ये organization के point of view से organization के strategic partners हैं. Administrative experts हैं कि ये पूरे HR function को re-engineer करते हैं. एम्प्लॉई चैंपियंस हैं, एम्प्लॉइज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं और चेंज एजेंट्स हैं कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल चेंज है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको किस तरह वो बेसिकली अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एंड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चेंज और बेसिकली अडॉप्ट चेंज क्विकली. सो ये 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं. 2005 में ये जो बेसिकली मॉडल है इसको रिफॉर्मुलेट किया गया और इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है लेकिन बेसिस वही हैं और इसमें अगेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है. इसमें अगर आप पढ़ना चाहें मजीद तो आप पढ़ भी सकते हैं. कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस, बिजनेस एक्सपर्ट्स, चेंज एजेंट्स, स्ट्रेटेजिक HR प्लानर, knowledge manager, consultant, combining them to align HR systems to help accomplish the organization's vision, mission and helping managers to get things done
एंड डिसेमिनेटिंग लर्निंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर में उन्होंने कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर दी। एम्प्लॉय एडवोकेट, तो एम्प्लॉय चैंपियन की जगह इन्होंने एम्प्लॉय एडवोकेट कर दिया। फोकस ऑन नीड्स ऑफ डे टू डे एम्प्लॉयज थ्रू लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथाइजिंग। कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल डेवलपर, तो यहाँ पे जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट और टीम वर्क की चीज़ आ गई, तो वो वहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे डिस्कस कर लिया दैट इन द रोल ऑफ मैनेजिंग दी एंड डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो उनको प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ को फॉर दी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो उनके लिए लर्निंग, डेवलपिंग, वो सब चीज़ें, जो टूल्स उनको प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिकॉज ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपर यहाँ पे इनका एक रोल है। उसके बाद फंक्शनल एक्सपर्ट्स, तो फंक्शनल एक्सपर्ट्स भी हैं बेसिकली एचआर प्रैक्टिसेस दैट आर सेंट्रल टू एचआर वैल्यूज, एक्टिंग इनसाइट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज पोजेस्ड। तो यहाँ पे आप ये एज अ फंक्शनल एक्सपर्ट भी जो है वो अपने आप को एक्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की, दे बिहेव एज अ लीडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लीडिंग द एचआर फंक्शन, देखिए अगर एचआर फंक्शन को आप लीड नहीं करेंगे और आप स्टे बैक करेंगे, लेट द अदर डिपार्टमेंट्स टेक लीड, तो फिर मैनेजमेंट जो है वो एचआर की वैल्यू को इतना रियलाइज नहीं करेंगे। तो ये इट डिपेंड्स ऑन दी एचआर प्रोफेशनल्स, किस लेवल पे एचआर को रिकग्नाइज करवाना है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अच्छा एचआर प्रोफेशनल होगा तो एचआर को वो रिकग्नाइज करवाने में कामयाब हो जाएगा और एक वैल्यू होगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शनल ड्रिवन होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन रिसोर्स ड्रिवन है वो कभी नाकाम नहीं हो सकती, वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती। याद रखिएगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली ड्रिवन बाय द फिलॉसफी ऑफ ब्रिलियंट ह्यूमन रिसोर्स or human resource management, they can never be unsuccessful. Very important element. You need to understand that. और रियल लाइफ में भी अगर आप देखें, जिन लोगों के एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, जिन लोगों में के पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिन लोगों के कमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल रहती हैं। सो लीडिंग, जो लीडर की हमने बात की, लीडिंग द एचआर फंक्शन, कोलैबोरेटिंग विद अदर फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू देम, setting and enhancing the standards of for strategic thinking and ensuring corporate governance. तो ये as a leader HR जो practitioners and they need to act as a leader, और यही वो लोग हैं then they take position the HR function at the strategic table. जो कंपनी का स्ट्रेटेजिक टेबल है उसके वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए आपकी जो HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। Until and unless it is on the board of the director, human resources on the board of the director, you cannot prepare effective human resource management policies, practices and strategic human resource management आप apply कर ही नहीं सकते। तो ये बड़ा important element है। बिजनेस पार्टनरिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर हम देख लें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पार्टनरिंग हैज़ बीन essentially adopted by Chartered Institute of Personal Development 2007 में, और इसके अंदर the term business partner was defined loosely as covering the diversity of job from strategic to administrative to consultancy, or according to CIPD, business partnering makes HR accountable to the business and expects HR to add real value. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CIPD जो है वो बिलीव करती है कि बिजनेस पार्टनरिंग जो है वो HR को अकाउंटेबल करती है टू द बिजनेस, और फिर एक्सपेक्ट करती है HR को टू ऐड रियल वैल्यू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पार्टनरिंग। अब हम देखते हैं द रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR डायरेक्टर्स। तो इसमें हमारे पास द रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR डायरेक्टर्स है। उसके बाद द रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द heads of the divisions है, और उसके बाद the strategic role of the advisors and basically assistants है। तो हम इसको basically we have a look at it, और अब ये देखते हैं कि जो directors हैं उनके क्या roles हैं। The strategic role of HR directors is to promote the achievement of the organization business goals by, तो ये basically organization के business goals को की achievement को promote करता है।
और बाय किस तरह करता है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट HR स्ट्रेटजीज दैट आर इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड आर कोहेरेंट एंड म्यूचुअली सपोर्टिव। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपकी जो HR पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, वो इंटीग्रेट करेगी जब बिजनेस पॉलिसी के साथ और बेसिकली कोहेरेंट होगी और मल्टीपली सपोर्टिव होगी, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव कर सकेंगे। एंड दिस इज द जॉब ऑफ द HR डायरेक्टर। Ensure that strategic approach is adopted by the HR function that supports the business and the add value. So अब ये बड़ा important है कि इंश्योर करता है कि जो strategic approach है वो HR function adopt कर रहा है। So HR function जब वो adopt कर लेगा और support करेगा business को और add value करेगा, तभी आपको comparative advantage मिलेगा। So ये not only ensures in fact the कि HR जो functions हैं वो basically adopt हों, but वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगा कि यस, ये जो अलाइनमेंट है ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो जो उनको वो जो देगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो प्रूव करके देगा कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो एज ए कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स पे हुई है और उसका ये बेनिफिट आया। तो ये इट्स द जॉब ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। देन इसमें डिफरेंट बेसिकली जो अपना काम को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो जो रोल प्ले करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले है। मैं कुछ एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपने ऑलरेडी आप यू नो दैट आपने पढ़ भी ली होंगी, लेकिन इसमें जो कुछ एक दो मैं एज एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। बेसिकली अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू नो दैट के टू कैरी आउट दिस रोल जो भी HR डायरेक्टर है उसको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, अप्रिशिएट बिजनेस इम्पेरेटिव्स एंड परफॉर्मेंस ड्राइवर्स रिलेटिव टू दिस गोल्स। ठीक है, उसके बाद फिर लेट्स से ये हम देखते हैं दिस वन, बी अवेयर ऑफ द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर रिक्वायर्ड successfully to execute the business strategy, ये भी important है। Be capable of making powerful business case for any proposal on the development of the HR strategy। So ये basically you can go through it, ये बड़े simple हैं, ये हमने already बहुत सारी चीज़ों में discuss भी किया हुआ है, लेकिन ये आपने basically ये जो HR directors हैं ये basically you need to understand that they if they want to carry this role they have to understand all these elements। ये आप पढ़ भी लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं strategic role of heads of the HR function। तो head of the HR functions basically का भी वही काम है, लेकिन वो बेसिकली अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स के लिए काम कर रहे हैं। तो HR डायरेक्टर अगर वो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है, वो ओवरऑल देख रहा है तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हैं, तो ये जो हेड्स ऑफ HR फंक्शंस हैं वो अपने अपने फंक्शंस के रोल्स को देख रहे होंगे, लेकिन वो फिर बाकी जो ओवरऑल पॉलिसीज है उनको इंटीग्रेट भी करेंगे। वो जो टोटल जो HR इम्पेरेटिव है, जो स्ट्रेटेजिक HR विजन है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये तमाम जो हेड्स हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके नीड टू अंडरस्टैंड। तो द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ हेड्स ऑफ द HR फंक्शन फंडामेंटली द सेम फॉर देयर फंक्शन एज द हेड द HR डायरेक्टर फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने फंक्शन के लिए ये रोल प्ले वही करते हैं जो HR डायरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, और दे प्रमोट द अचीवमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चीज़ें सब वही सेम है जो कि HR डायरेक्टर के लिए आपने देखी हैं, और ये भी एलिमेंट वही ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने HR डायरेक्टर के लिए देखे हैं। तो आप यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स, और इसके अंदर द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR बिजनेस पार्टनर इज टू प्रमोट द अचीवमेंट्स ऑफ द बिजनेस गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और फंक्शन इन विच दे ऑपरेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो HR बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको दे नीड टू प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और फंक्शन जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके लिए भी टू कैरी आउट ये बेसिकली they need to understand the business and its competitive environment, understand the goals of their part of the business and its plan to attain them, ensure that their activities provide added value for the unit or the function। उसके बाद अगर आप बाकी मैं skip कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, see the broad picture and rise above day to day detail। So ये basically functions जो हैं ये they need to understand these things। फिर आप देखते हैं the strategic contribution of HR advisors and assistants। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखते हैं the role of HR advisor or assistants is primarily that
of delivering effective HR services within their function as a member of an HR service center. यहाँ पे जो HR एडवाइजर्स हैं, जो HR असिस्टेंट्स हैं, वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं effective डिलीवरी ऑफ HR सर्विसेज विद इन देयर फंक्शन, जहाँ पे वो एज ए मेंबर काम कर रहे हैं. While they will not be responsible for formulating of strategies, क्योंकि वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उनके अपने एरिया ऑफ स्पेशलिटी में. ये इंपॉर्टेंट है, ये दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. They will need to understand the business goals of the department or managers whom they are providing. और इसमें बड़ा important है कि जो business goals हैं उस department के they need to understand, और the business goals of the manager जिसको वो services provide कर रहे हैं, और फिर वो assist करेंगे उसके goals की achievement के लिए. तो यहाँ पे हम आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और आज हमने बेसिकली केस स्टडीज़ को देखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो HR के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कैसे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को जो स्ट्रेटेजिक HR प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो सकते हैं. उसका एक स्टेटस पोजिशनिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर the strategic positioning of the HR function is the responsibility of the HR professionals, those who take lead basically of the HR function in the organization. So next lecture तक के लिए इमरान गज़नवी को इजाज़त दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और जो केस स्टडीज़ हैं फॉर द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ इनको रिव्यू कर लें, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली तमाम केस स्टडीज़ को ही डिस्कस करेंगे. सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ.